अगेन गुड इवनिंग एवरीवन। सभी को मेरी आवाज क्लियर आ रही है ना? हम अपनी क्लास स्टार्ट करें। हेलो हेलो, हम अपनी क्लास स्टार्ट करें। चलिए ओके। मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। सभी को स्क्रीन शो हो रही है? ओके। हमने कहाँ तक पढ़ लिया था हमने? जनरल रूल्स पढ़ लिए थे, ये पढ़ लिए थे, एडवांटेज ऑफ बायोमेडिकल वेस्ट पढ़ लिया था। आज हम कहाँ से पढ़ना स्टार्ट करेंगे? आज हम आज हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे इन्फेक्शन कंट्रोल से। ओके। तो इन्फेक्शन कंट्रोल के लिए, इन्फेक्शन कंट्रोल का मीन्स क्या है कि जो भी हम पढ़ क्या रहे थे, टॉपिक क्या था हमारा? BMWM, बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट। ओके। ये एक्ट कब आया था, कोई मुझे बताएगा? भूल जाते हो बहुत जल्दी। 86। 1998 में आया था बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट का रूल। और इसका अमेंडमेंट रिसेंटली जो एक्ट, वो अमेंडमेंट इसमें संशोधन किया गया, वो कौन सा चल रहा है, कब किया गया था? 2016। ओके। नेक्स्ट हम दूसरी बात करते हैं, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट कब आया था? 1986 में। ओके। हेलो। ओके। तो हम बात करने वाले हैं इन्फेक्शन कंट्रोल के बारे में। ठीक है। तो देखिए क्या है, द इमरजेंसीज ऑफ लाइफ थ्रेटनिंग इन्फेक्शन सच एज सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, सार्स जिसे बोलते हैं। सार्स का फुल फॉर्म क्या है? सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। कभी कभी पूछ लिया जाता है फुल फॉर्म ऑफ सार्स, इंपोर्टेंट है ना, बहुत से लोगों को पता ही नहीं रहता सार्स का फुल फॉर्म। ओके। तो ये क्या बोल रहा है, इसके साथ ही इबोला, जीका वायरस एंड री इमर्जिंग इन्फेक्शन डिजीज हैव highlighted the need for efficient infection control programs in all healthcare settings। मीन्स ऐसी लाइफ थ्रेटनिंग और इमरजेंसी कंडीशंस, जो इन्फेक्शियस कंडीशंस पैदा होती हैं या अराइज होती हैं ड्यूरिंग द इन्फेक्शन, इन्फेक्शन के कारण, जैसे कि सार्स हुआ, इबोला वायरस हुआ, जीका वायरस हुआ, एड्स, हेपेटाइटिस बी, ये सारी इन्फेक्शन के थ्रू होने वाली बीमारियां हैं कि नहीं? ब्लड से ट्रांसमिट हो जाती हैं कि नहीं, है ना? तो जो बायोमेडिकल वेस्ट है उनके थ्रू, है ना, उनसे ये इन्फेक्शन क्या होता है, जनरेट हो जाता है, और ये क्या हो सकती है, लाइफ थ्रेटनिंग हो सकती है। ओके। तो इन्फेक्शन को कंट्रोल करना क्या रहता है, मस्ट कंपलसरी है, जरूरी होता है। तो इसी के लिए हम पढ़ेंगे कि इन्फेक्शन कंट्रोल। Healthcare workers need to be trained effectively and proper infection control measures should be taken in all health facilities। जो वहां के हेल्थ वर्कर्स हैं वो प्रॉपरली अच्छे तरीके से क्या होने चाहिए, इफेक्टिवली क्या होने चाहिए, ट्रेंड होने चाहिए, और उन्हें प्रॉपर इन्फेक्शन कंट्रोल मेजर्स जो है, इन्फेक्शन को कंट्रोल करने वाले जो तरीके हैं जो अप्लाई किए जाते हैं, जिनको फॉलो करना चाहिए, उन्हें उन रूल्स को, उन जो प्रोटोकॉल्स को फॉलो करना चाहिए। और हर हेल्थ केयर फैसिलिटी के अंदर ये सुविधा होनी चाहिए कि जो हेल्थ वर्कर्स या फिर जो बीएमडब्ल्यू बेस्ड, जो बायोमेडिकल बेस्ड है, उसको जो ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, जो उसको कैरी करके ले जा रहे हैं, उनको प्रॉपर हैंडलिंग की टेक्निक सिखाई जानी चाहिए। ओके। नेक्स्ट, it is the duty of the healthcare workers to prevent the infection to occur while dealing with patient।
जब वो पेशेंट, ये भी इम्पोर्टेंट है कि जो हेल्थ वर्कर्स हैं जो काम कर रहे हैं वो पेशेंट को डील करें तो उनको ये चीज बहुत अच्छे से पता होना चाहिए कि पेशेंट को इन्फेक्शन ना लगे, री इन्फेक्शन ना हो, या फिर वन पेशेंट का इन्फेक्शन दूसरे पेशेंट में वो ट्रांसफर ना हो। तो उनको प्रॉपर जो प्रोटोकॉल्स हैं उनको यूज करना चाहिए, फॉलो करना चाहिए। ओके। Disease transmission can be prevented if the personal hygiene, using of personal protective equipments, proper biomedical waste management are carried out। अब वो यहां से क्वेश्चन बना देगा, अब वो बोल देगा डिजीज ट्रांसमिशन कैन बी प्रिवेंटेड एक्सेप्ट, क्या बोल देगा, वो पूछेगा कि डिजीज ट्रांसमिशन कैन बी प्रिवेंटेड एक्सेप्ट, इनमें से किन मेथड्स का यूज करके हम प्रिवेंट कर सकते हैं सिवाय एक को छोड़कर। वो ऑप्शन देगा person for the use of personal hygiene, using of personal protective equipments, proper biomedical waste management, या इसके अलावा वो एक और दे देगा, कोई भी एक ऐसा ऐसा पॉइंट और दे देगा जो इन तीनों में नहीं रहेगा, ना तो पर्सनल हाइजीन होगा, ना यूज ऑफ पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स होगा, और प्रॉपर हैंडलिंग ऑफ बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट होगा। ठीक, तो उस वो चीज क्या करेगा, वो प्रिवेंट नहीं कर पाएगा डिजीज डिजीज के ट्रांसमिशन को। ओके, क्लियर हुआ? अब मुझे ये बताओ पीपीई का पूरा नाम क्या है? पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट्स, प्रोटेक्टिव प्राइवेट इलेक्ट्रिसिटी, पर्सनल प्रोवाइडर इक्विपमेंट्स, या पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स। हाँ, तो पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स। ओके, पूछ लिया जाता है कभी कभी, है ना। अच्छा, अब देखते हैं हम प्रिंसिपल्स ऑफ इन्फेक्शन कंट्रोल के क्या प्रिंसिपल्स होते हैं। ओके, तो देखिए क्या सिद्धांत है प्रिंसिपल्स को। मैंने आपको एपिडेमियोलॉजिकल ट्रायड थ्योरी पढ़ाई थी क्या? उसमें तीन कौन कौन से फैक्टर होते हैं? हाँ, अगर इनमें से कोई भी एक चीज एब्सेंट रहेगी तो डिजीज का ट्रांसमिशन हो पाएगा क्या? नहीं, है ना। तो देखिए, एजेंट, होस्ट एंड एनवायरनमेंट कॉन्स्टिट्यूट एपिडेमियोलॉजिकल ट्रायड। ठीक, ओके, हमें पता था। फॉलोइंग आर द प्रिंसिपल्स ऑफ इन्फेक्शन कंट्रोल फोकसिंग ऑन ट्रायड एंड देयर इंटरेक्शन। अब हमको किस चीज पर फोकस करना पड़ेगा इन्फेक्शन कंट्रोल करने के लिए? ट्रायड पर। ट्रायड क्या था, हमने पढ़ा था एजेंट, होस्ट और एनवायरनमेंट और देयर इंटरेक्शन, की इनका आपस में संबंध, इंटरेक्शन कैसा है। ओके, अगर इनका संबंध आपस में अच्छे होंगे तो डिजीज का ट्रांसमिशन अच्छे तरीके से होगा या बुरे तरीके से? हाँ, तो इनका आपस में इंटरेक्शन कैसा है इसको भी ध्यान रखना पड़ेगा। मींस इस चेन को हमें क्या करना पड़ेगा? हाँ, ब्रेक करना पड़ेगा। ओके, कोविड की चेन को जैसे ब्रेक किया था। ओके, अब देखिए, माइक एजेंट, होस्ट और एनवायरनमेंट को थोड़ा और समझ लेते हैं। पहले हम बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं। एजेंट मींस माइक्रो, तो आइडेंटिफिकेशन ऑफ पॉजिटिव एजेंट। हमें क्या पता करना है पहले कि कोई भी इंफेक्शन है उसका पॉजिटिव एजेंट कौन सा हो सकता है। ओके, दूसरा स्पेसिफिक मेजर्स टू प्रिवेंट देयर स्प्रेड, और वो स्पेसिफिक मेजर्स क्या है जिनको यूज करके हम उसका जो ट्रांसमिशन है या उसका जो स्प्रेडिंग है उसको हम प्रिवेंट कर सकते हैं, रोक सकते हैं। इसके बारे में हमें पता होना चाहिए। ओके, अब हम बात करते हैं होस्ट की। तो जैसे कि होस्ट कौन होगा? पेशेंट। ओके, तो एडमिशन फॉर एब्सोल्युटली नीडेड पेशेंट, और हमें ऐसे ही पेशेंट को एडमिट करना चाहिए जिनको बहुत ज्यादा आवश्यकता है। ऐसा नहीं कोई जनरल सिर दर्द वाला पेशेंट आ गया उसको भी एडमिट कर दिया 8 दिन तक हॉस्पिटल में। ओके, नेक्स्ट, बैरियर नर्सिंग फॉर पेशेंट विथ डिप्रेस्ड यूनिटी।
डिप्रेस्ड, अच्छा बैरियर नर्सिंग क्या है? किसी को पता है बैरियर नर्सिंग क्या है? जो हम नर्सिंग नर्सिंग में जो हम काम करते हैं, जो वर्कर्स हैं, उसमें कुछ बैरियर्स होते हैं, क्या होते हैं? बैरियर्स का मीन्स क्या होता है? हाँ, रुकावट, बाधा। अब रुकावट कैसी चीजें होंगी? जो हम नर्सिंग केयर कर रहे हैं पेशेंट को, उसमें कुछ पेशेंट कैसे होंगे? डिप्रेस्ड इम्यूनिटी वाले होंगे, मीन्स उनकी इम्यूनिटी पावर कम होगी, वो जल्दी से किसी भी इन्फेक्शन को एडॉप्ट कर लेंगे और वो इन्फेक्ट हो जाएंगे। ओके, तो ऐसे पेशेंट जैसे कि एड्स का पेशेंट हुआ, है ना, या फिर जैसे रेस्पिरेटरी या टीबी वाला पेशेंट हुआ, तो उसको रेस्पिरेटरी से रिलेटेड जितनी भी डिजीजेज है, बीमारियां, वो जल्दी लग सकती हैं। ओके, तो उनको हम नर्सिंग बैरियर में रखते हैं, ठीक। ओके, नेक्स्ट देखिए, प्रोविजन ऑफ आइसोलेशन वार्ड। ओके, क्या करेंगे? आइसोलेशन वार्ड होना चाहिए जिसके हम आइसोलेट कर पाए, अगर कोई ऐसा पेशेंट है जो स्प्रेडिंग वाला है तो, ठीक। अब मुझे एक चीज बताइए जल्दी से, आइसोलेशन और क्वारंटाइन में क्या अंतर है? किसी 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 को पता है क्या? चलिए, ओके, तो देखिए, आइसोलेशन में ऐसे पेशेंटों को रखा जाता है जिनको कंफर्म हो गया है कि उनको डिजीज है, कोई भी ऐसी डिजीज है जो क्या कर सकते हैं, वो स्प्रेड कर सकते हैं, फैला सकते हैं, कंफर्मेटरी रिपोर्ट आ चुकी है और वो कंफर्म है, तो उनको हम आइसोलेशन वार्ड में रखते हैं। ओके, क्वारंटाइन में ऐसे लोगों को रखते हैं जो सस्पेक्ट है, क्या है, मीन्स उनका कंफर्म नहीं है, उनकी कंफर्मेशन रिपोर्ट नहीं आई है, सस्पेक्ट है, तो उनको अपने क्वारंटाइन कर दिया, जो कोविड में बहुत हुआ था। इसमें आप किसी को कोई डाउट है क्या? आगे बढ़े। ओके, हॉस्पिटल स्टे शुड बी मिनिमम पॉसिबल, और क्या करना चाहिए हमें चेन को ब्रेक करने के लिए, इन्फेक्शन कंट्रोल करने के लिए, और क्या कर सकते हैं हम? पेशेंट का हॉस्पिटल में स्टे कम से कम होना चाहिए। ओके, हॉस्पिटल में पेशेंट का स्टे कैसा होना चाहिए? कम से कम। हाँ, जो लोग बाहर हैं वो अपने माइक म्यूट रखें, ठीक है। चलिए, अब हम पढ़ते हैं एनवायरमेंट के बारे में। तो देखिए क्या है, डिजाइनिंग द हेल्थ केयर इंस्टीट्यूशन इन सच अ वे सो दैट चांसेस ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ इन्फेक्शन आर मिनिमाइज। हमको जो हेल्थ केयर सेटिंग्स है, हेल्थ केयर इंस्टीट्यूशंस है, उसको इस तरीके से डिजाइन करना चाहिए कि उसमें जो इन्फेक्शन ट्रांसमिशन के जो चांस है वो कम से कम हो। ओके, ये जो बाहर है मार्केट में, जो बस में है, वो सभी लोग अपने स्पीकर म्यूट कर ले, नहीं तो मैं सबको म्यूट कर दूंगा। जो लोग घर पे हैं, लॉनली हैं, अकेले शांत बैठे हुए हैं, वो लोग अपना स्पीकर अनम्यूट करके रख सकते हैं सिर्फ। ओके, चलिए, अब हम नेक्स्ट देखते हैं क्या है, पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन इन हाई रिस्क एरिया। अब पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन क्या है, कोई बताएगा? पहला बस बताओ, पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन क्या है हाई रिस्क एरिया का? हाई रिस्क एरिया में क्या करना है हमें? जो वेंटिलेशन रखना है वो कैसा रखना है, उसका प्रेशर पॉजिटिव, मीन्स इतने ऐसे खिड़की दरवाजे होने चाहिए जिनसे अच्छी फ्रेश ताजी हवा आ सके अंदर, और जो स्टिल एयर है, मीन्स जो वहां जो एयर पहले से है वो बाहर निकल जाए। ओके,
नेक्स्ट, इफेक्टिव बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट होना चाहिए। नेक्स्ट, इफेक्टिव क्लीनिंग, डिसइंफेक्शन, स्टेरिलाइजेशन टेक्निक्स होनी चाहिए। ओके, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। इसमें किसी को कोई दिक्कत? अब हम पढ़ने वाले हैं कंपोनेंट्स ऑफ इन्फेक्शन कंट्रोल। इन्फेक्शन कंट्रोल के क्या कंपोनेंट्स हैं एंड प्रिवेंशन क्या क्या कैसे कैसे कर सकते हैं। ओके, तो देखिए, इन्फेक्शन कंट्रोल एंड प्रिवेंशन नीड्स फॉलोइंग कंपोनेंट्स टू बी इंक्लूडेड इन एवरी एक्टिविटी प्लान फॉर इट। पहला क्या है? बेसिक मेजर्स फॉर इन्फेक्शन कंट्रोल। एग्जांपल, स्टैंडर्ड प्रिकॉशंस। स्टैंडर्ड प्रिकॉशंस का मतलब क्या होगा? स्टैंडर्ड प्रिकॉशंस का मतलब है जो एक प्रोटोकॉल्स हैं, जो रूल्स रेगुलेशंस जो बनाए गए हैं उस इंस्टीट्यूशन के द्वारा या गवर्नमेंट के द्वारा, तो उनको फॉलो करना चाहिए प्रॉपरली। ओके, ठीक। नेक्स्ट, एजुकेशन एंड ट्रेनिंग ऑफ हेल्थ केयर वर्कर। और समय समय पर हमें हेल्थ केयर वर्कर्स को क्या देनी चाहिए? एजुकेशन और ट्रेनिंग। नेक्स्ट, प्रोटेक्शन ऑफ हेल्थ केयर वर्कर्स। जैसे किस किस चीज कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं हम हेल्थ केयर वर्कर्स को? इम्यूनाइज करके, पीपीई किट का यूज करके। ओके, नेक्स्ट, आइडेंटिफिकेशन ऑफ हजार्ड्स एंड मिनिमाइजिंग रिस्क। जो हजार्ड्स हैं उनका पता लगाना, ऐसे रिस्क जो हजार्ड्स हैं उनका आइडेंटिफिकेशन करना, एंड उसकी जो रिस्क है उसको मिनिमाइज करना। ओके, नेक्स्ट, इफेक्टिव वर्क प्रैक्टिसेस एंड प्रोसीजर। इफेक्टिव वर्क प्रैक्टिस और प्रोसीजर्स कर कर। नेक्स्ट, सर्विलेंस करके, मॉनिटरिंग करके और रिसर्च के द्वारा हम क्या कर सकते हैं? ये इन्फेक्शन कंट्रोल के कंपोनेंट्स हैं और प्रिवेंशन की टेक्निक्स हैं साथ में। ओके, इसमें किसी को कोई डाउट है क्या? आगे बढ़े। हाई का फुल फॉर्म बताओ कोई मुझे, हाई का फुल फॉर्म क्या होता है? पता है किसी को? हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन, जिसका दूसरा नाम क्या होता है? हाँ, हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन का अदर नेम है नोसोकोमियल इन्फेक्शन। अब हम पढ़ने वाले हैं नोसोकोमियल इन्फेक्शन के बारे में। ओके, तो देखिए क्या है। नोसोकोमियल इन्फेक्शंस आर इंपोर्टेंट कंट्रीब्यूटर्स टू मॉर्बिडिटी एंड मोर्टेलिटी। जो नोसोकोमियल इन्फेक्शन है वो इंपोर्टेंट योगदान या महत्वपूर्ण योगदान निभाता है किस किस में? मॉर्बिडिटी और मोर्टिलिटी दोनों ही रेटों में। ओके, ठीक। आगे देखिए, दे विल बिकम मोर इवन मोर इम्पोर्टेंट एज अ पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम विथ इंक्रीजिंग इकोनॉमिक एज ह्यूमन इम्पैक्ट बिकॉज ऑफ। और इसके साथ ही क्या करता है? ये मोर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम्स की बढ़ाना किस किस के साथ? इकोनॉमिक और ह्यूमन इम्पैक्ट पर भी बहुत प्रभाव डालता है। कैसे कैसे डालता है? देखिए, पहला क्या है? इंक्रीजिंग नंबर्स एंड क्राउडिंग ऑफ पीपल। किस तरीके से? इंक्रीजिंग द नंबर्स एंड क्राउडिंग ऑफ पीपल। जो जहां बहुत ज्यादा भीड़ भाड़ वाले इलाके होते हैं, एरियाज होते हैं, वहां अगर आपने कोई हॉस्पिटल्स या कोई ऐसा इंस्टीट्यूशन चल रहा है जिससे बहुत ज्यादा इन्फेक्शन फैलने के चांस है, इन्फेक्शन जनरेट होता है, तो मोस्ट प्रोबेबल चांस है कि वहां वहां से नोसोकोमियल इन्फेक्शन के केसेस बहुत ज्यादा मिलेंगे। ओके, ये स्पीकर म्यूट कर लो, ये कौन है? ठीक है, मैंने सभी को म्यूट कर दिया है। नेक्स्ट देखिए, मोर फ्रीक्वेंट इम्पेयर्ड इम्यूनिटी, एज, इलनेस एंड ट्रीटमेंट। मोर फ्रीक्वेंट इम्पेयर्ड इम्यूनिटी, अगर जल्दी जल्दी कोई ऐसा पेशेंट है या कोई ऐसा व्यक्ति है जिसकी इम्यूनिटी इम्पेयर्ड है, मीन्स
कभी थोड़ी सी ठीक हो जाती है फिर बीमार रहता है, ज्यादातर टाइम उसकी इम्यूनिटी वीक ही रहती है। तो या फिर कोई व्यक्ति है जिसकी एज एज या तो उम्र कम ज्यादा है या फिर वो बीमार है या उसका किसी चीज का ट्रीटमेंट चल रहा है, तो ये मोस्ट प्रोबेबल चांस है कि उनको नोसोकोमियल इन्फेक्शन जल्दी लग सकता है। जैसे ओल्ड एज ओल्ड एज के पेशेंट है या कोई चाइल्ड है, उसको जल्दी से इन्फेक्शन हो सकता है। इलनेस की बात करें, जो कोई एड्स का पेशेंट है ना, उसको जल्दी से इन्फेक्शन लग सकता है। किसी का ट्रीटमेंट चल रहा है कोई, है ना, जैसे डॉट्सी चल रहा है किसी का, तो वो खुद भी क्या कर सकता है, स्प्रेड कर सकता है इन्फेक्शन को। ओके, नेक्स्ट, न्यू इमर्जिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म, नए नए जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उनके बारे में देखना, वो भी क्या करते हैं, डिजीज फैला सकते हैं, इन्फेक्शन को फैला सकते हैं। इंक्रीजिंग बैक्टीरियल रेसिस्टेंस टू एंटीबायोटिक्स, और जो एंटीबायोटिक्स है उनके प्रति जो है उनके उनके अगेंस्ट में क्या कर लेना, बैक्टीरिया क्या बना लेते हैं, अपनी रेसिस्टेंस बना लेते हैं, तब भी ऐसे चांस रहते हैं कि वो नोसोकोमियल इन्फेक्शन को बढ़ा सकते हैं या फैला सकते हैं। ओके, ठीक। अब हम पढ़ते हैं प्रिवेंशन ऑफ नोसोकोमियल इन्फेक्शन। ज्यादा जल्दी तो नहीं हो रहा, क्योंकि इसमें ज्यादा इंपोर्टेंट कोई चीज है नहीं है, जो है जो मैं पढ़ाता जा रहा हूँ ना, जो इंपोर्टेंट रहता है उसको मैं बताता हूँ तुम्हें, ठीक है। प्रिवेंशन ऑफ नोसोकोमियल इन्फेक्शन मींस हॉस्पिटल में होने वाले इन्फेक्शन को किस तरीके से प्रिवेंट किया जा सकता है या किस प्रकार से बचा जा सकता है। तो देखिए, नोसोकोमियल इन्फेक्शन एट द हेल्थ केयर सेटिंग्स आर कॉमन एंड मेन कॉजेज डिले इन हीलिंग, क्योर एंड ट्रीटमेंट आउटकम्स। जो ये हमें पता है कि जो हेल्थ केयर सेटिंग्स हैं उनमें नोसोकोमियल इन्फेक्शन, अगर वहां इन्फेक्शन ज्यादा रहेगा और प्रॉपरली जो वहां का इन्फेक्शन है उसको प्रॉपरली मिनिमाइज नहीं किया जाएगा, सही से उसकी हैंडलिंग और उसको प्रिवेंट नहीं किया जाएगा, तो क्या क्या चीजें हमें देखने को मिलेंगी, डिले इन हीलिंग, जो उसके वुंड है वो हील देर में हो पाएंगे, उसकी क्योर एंड ट्रीटमेंट आउटकम्स जैसे हमें मिलने चाहिए उस प्रकार से नहीं मिल पाएंगे। तो ऑल हेल्थ वर्कर्स शुड एम, क्या एम होना चाहिए सभी हेल्थ वर्कर का, डिक्रीज द नोसोकोमियल इन्फेक्शन। इट इज नॉट पॉसिबल एट द इंडिविजुअल लेवल, और ये किसी एक व्यक्ति पर निर्भर नहीं है या एक व्यक्ति इस चीज को पॉसिबल नहीं बना सकता कि वो पूरे इंस्टीट्यूशन की या फिर किसी भी हॉस्पिटल के इन्फेक्शन को कम कर पाए। ये सभी जितने भी हेल्थ वर्कर्स हैं, जितने भी वहां स्वीपर्स हैं, जितने भी बीएमडब्ल्यू को मैनेज करने वाले जो वर्कर्स हैं, उन सभी का जब सभी लोग जब इसमें एक्टिव पार्टिसिपेशन करके अपना रोल प्ले करेंगे, तभी जाकर हम नोसोकोमियल इन्फेक्शन को कम कर पाएंगे। ओके, और उससे वाले होने वाले इन्फेक्शन को फैलने से रोक पाएंगे। ठीक, अब इंपोर्टेंट चीज क्या है, वो ये है, देखिए यहां से अब नोसोकोमियल इन्फेक्शन को कंट्रोल करने के लिए नेशनल लेवल पर, स्टेट लेवल पर और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर क्या बनाई गई है, कमेटियां बनाई गई हैं, इनकी अलग से यूनिट बनाई गई हैं। ओके, टीमें बनाई गई हैं। ठीक, तो नेशनल लेवल पर क्या बनाया गया, देखिए, द रिस्पॉन्सिबल हेल्थ अथॉरिटीज शुड डेवलप अ नेशनल और रीजनल प्रोग्राम टू सपोर्ट हॉस्पिटल्स इन रिड्यूसिंग द रिस्क ऑफ नोसोकोमियल, जो जिनका क्या काम रहेगा कि हॉस्पिटल से निकलने वाला बीएमडब्ल्यू है उसको सही से डिस्पोज किया जाए, सही से ट्रीट किया जाए, सही से हैंडलिंग की जाए उसकी, जिसके कारण उसके वहां होने वाला, उसके थ्रू होने वाला जो नोसोकोमियल इन्फेक्शन है वो कम से कम पैदा हो, कम से कम हो, और जिसके कारण वहां इन्फेक्शन है वो कम से कम प्रोड्यूस हो। ठीक, अब बात करते हैं क्या कि ऑब्जेक्टिव्स क्या रहेंगे जो नेशनल लेवल पर करें। तो पहला ऑब्जेक्टिव तो वही है, तो मिनिमाइज करना रिस्क ऑफ इन्फेक्शन टू पेशेंट, स्टाफ एंड विजिटर्स। ये जो इन्फेक्शन की रिस्क है ना, इन्फेक्शन स्प्रेडिंग की जो रिस्क है उसको मिनिमाइज करना, वो किस किस के लिए, पेशेंट के लिए, जो वहां हेल्थ वर्कर्स काम कर रहे हैं उनके लिए, और साथ में जो विजिटर्स आ रहे हैं उनके लिए। ठीक, कि उनको ये इन्फेक्शन ना हो। ठीक, दूसरा, to identify the roles and responsibilities of key personnel involved in the prevention and control of infection, आइडेंटिफाई करना एंड रोल ऑन रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ की पर्सनल, जो वहां के मुख्य जो वर्कर्स हैं जिनको पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है ना,
और वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी अच्छे तरीके से प्ले करें और अच्छे तरीके से अपना काम करें, जिसके कारण क्या होगा, अगर वो अच्छे तरीके से अपना रोल प्ले करेंगे, ड्यूटीज अपनी अच्छे तरीके से करेंगे, तो वो ऑटोमेटिकली वहां का को प्रिवेंट कर पाएंगे एंड कंट्रोल कर पाएंगे इन्फेक्शन को फैलने से। ठीक, इसमें कुछ ज्यादा है नहीं है, ये भी ऐसा ही है, इसको छोड़िए। ठीक है, नेक्स्ट हम पढ़ते हैं, ये इंपॉर्टेंट है जो हम पढ़ने वाले हैं, इन्फेक्शन कंट्रोल कंपोनेंट्स। ठीक है, इन्फेक्शन कंट्रोल कंपोनेंट्स में कुछ नहीं है, देखिए क्या है, a yearly work plan to assess and promote good health care, appropriate isolation, sterilization, other practices, staff training, preparation of infection control manual and epidemiological surveillance should be developed. इन्फेक्शन कंट्रोल कंपोनेंट्स में क्या है, ईयरली का वर्क प्लान बनता है, किसका बनता है, ईयरली का वर्क प्लान बनता है, जिसके अंदर सारा रहता है, स्टाफ की ट्रेनिंग, प्रिपरेशन ऑफ इन्फेक्शन कंट्रोल मैनुअल क्या है, एपिडेमियोलॉजिकल सर्विलेंस, आइसोलेशन, स्टेरिलाइजेशन, इन सारी चीजों का एक ईयरली पूरी साल का एक वर्क प्लान बनता है जिसको फॉलो किया जाता है। ठीक, हॉस्पिटल इन्फेक्शन पॉलिसीज, आउटलाइंस एंड ब्रॉड प्रिंसिपल्स ऑफ इन्फेक्शन कंट्रोल एंड इन्फेक्शन कंट्रोल मैनुअल, ये इंपोर्टेंट नहीं है, इसमें कुछ ज्यादा है भी नहीं। ठीक है, इंपोर्टेंट ये है इन्फेक्शन कंट्रोल कमेटी, ये इंपोर्टेंट है, इसमें से क्वेश्चन बनता है। ठीक, इन्फेक्शन कंट्रोल कमेटी क्या होती है, किस लेवल पर कहां बनाई जाती है, नेशनल लेवल पर बनती है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर बनती है, स्टेट लेवल पर बनती है, और उसके रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या रहती हैं, उसके मेंबर्स कौन कौन होते हैं, ये चीजें इनमें से क्वेश्चन बनते हैं। तो देखिए, इन्फेक्शन कंट्रोल कमेटी, ठीक है, तो देखिए क्या है, इन्फेक्शन कंट्रोल कमेटी इज लोकेटेड इन जनरल हॉस्पिटल एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल, किस लेवल पर बनती है इन्फेक्शन कंट्रोल कमेटी, हाँ वो आपको ऑप्शन में ये देगा किस लेवल पर बनती है, आपसे पूछेगा वो, इन द इन्फेक्शन कंट्रोल कमेटी इज लोकेटेड इन जनरल हॉस्पिटल्स एट विच लेवल, स्टेट लेवल, नेशनल लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल या फिर इंटरनेशनल लेवल, तो किस लेवल पर बनती है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर। ओके, एंड एवब, एंड आगे देखिए, दिस कमिटी शुड इंक्लूड वाइड रिप्रेजेंटेशन फ्रॉम रिलीवेंट डिपार्टमेंट एंड स्टेक होल्डर, और वो क्या करती है जो कमेटी है, वो इन केसेस को लेकर चलती है, किन किन को साथ में लेकर चलती है, कौन कौन से साथ में रहता है, जो इसके रिप्रेजेंटेटिव हैं जो साथ में वर्क कर रहे हैं, और जो इससे संबंधित जो डिपार्टमेंट्स हैं और जो और भी लोग हैं जो इस फील्ड में काम कर रहे हैं, उन सबको साथ में लेकर वो इसमें काम करती है। ओके, अब इंपोर्टेंट ये है, नेक्स्ट, मेंबर्स कौन कौन होते हैं इन्फेक्शन कंट्रोल कमेटी में, वो आपको नाम दे देगा, बोल देगा इनमें से कौन सा मेंबर्स नहीं होता, एक्सेप्ट क्वेश्चन लगा के। एक्सेप्ट का मतलब बताओ मुझे अब क्या होता है, मैं शुरू से तो मैं सिर्फ एक ही चीज समझाना चाह रहा हूं कि एक्सेप्ट वाला क्वेश्चन आया तो उसका मतलब क्या है, कोई बताएगा मुझे, क्या एक्सेप्ट का मतलब है, किसी एक को छोड़कर, क्या किसी एक को छोड़कर, मींस तीन ऑप्शन होंगे, वो कैसे होंगे, राइट, और जो एक चौथा ऑप्शन कोई एक ऑप्शन होगा वो कैसा होगा, रॉन्ग, उसको ढूंढना। ओके, चलिए, अब मेंबर्स कौन कौन होते हैं, हेड कौन होता है इन्फेक्शन कमेटी, इन्फेक्शन कंट्रोल कमेटी का हेड कौन होता है, अरे बात नहीं करो, कौन है ये, अपने स्पीकर म्यूट रखे सभी। ठीक है, वो आपसे पूछेगा इन्फेक्शन कंट्रोल कमेटी का हेड कौन होता है, कौन होता है, चेयरमैन, सेक्रेटरी, मेडिकल सुप्रिटेंडेंट या फिर इन्फेक्शन कंट्रोल नर्स, चेयरमैन होता है। ठीक, देखो कौन कौन होता है मेंबर्स, आप देखो, हेड होता है माइक्रोबायोलॉजी डिपार्टमेंट से, चेयरमैन होगा इन्फेक्शन कंट्रोल ऑफिसर या प्रैक्टिशनर होगा जिसको सेक्रेटरी भी बोलते हैं,
इन्फेक्शन कंट्रोल नर्स होगी। आपने हॉस्पिटल में देखा होगा आईसीएन बनते हैं, इन्फेक्शन कंट्रोल नर्स होती है कि नहीं? अगर नहीं पता तो होती है, ठीक है। मेडिकल सुप्रीडेंट होता है, नर्सिंग सुप्रीडेंट होता है, क्वालिटी एश्योरेंस ऑफिसर रहता है, और हेड्स ऑफ ऑल क्लिनिकल डिपार्टमेंट्स होता है। ये और साथ में जितने रिलीवेंट डिपार्टमेंट्स है वो भी साथ में रहते हैं, ठीक, इन्फेक्शन कंट्रोल कमेटी में। अब वो आपसे क्या पूछेगा? अब वो आपसे पूछेगा कि द इन्फेक्शन कंट्रोल कमेटी मेंबर्स, सॉरी वो पूछेगा इन विच इन्फेक्शन कंट्रोल कमेटी मेंबर्स एक्सेप्ट, इनमें से कौन सा इन्फेक्शन कंट्रोल कमेटी का मेंबर्स नहीं है? ऑप्शन दे देगा आपसे, इन्फेक्शन कंट्रोल ऑफिसर, मेडिकल सुप्रीडेंट, नर्सिंग सुप्रीडेंट, और वो दे देगा आपको डायरेक्टर ऑफ द हॉस्पिटल। कौन होगा? डायरेक्टर ऑफ द हॉस्पिटल। मैं तो ये बना रहा हूं मन से, लेकिन अगर वो कुछ भी दे सकता है, समझ रहे हो ना? ओके, ठीक। अब रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है इसकी, इन्फेक्शन कंट्रोल कमेटी की? तो देखिए, क्या आपको खुद ही पता है, इसका मुख्य उद्देश्य है इन्फेक्शन को कंट्रोल करना। तो इसकी जो रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो इन्फेक्शन के रिगार्डिंग ही होगी, है ना। देखिए क्या है, टू रिव्यू एंड अप्रूव द ईयरली प्रोग्राम ऑफ एक्टिविटी फॉर सर्विलेंस एंड प्रिवेंशन। ओके, रिव्यू करना, अप्रूव करना, ईआईडी जो प्रोग्राम बनाया है एक्टिविटी का उसको सर्विलेंस करना, ठीक। अब आपसे वो पूछ सकता है कि इन्फेक्शन कंट्रोल कमेटी का जो प्लान बनता है वो कैसा बनता है, 3 मंथ्स का, 6 मंथ्स का, 1 ईयर का, या 5 ईयर का? 1 ईयर का, ठीक है। नेक्स्ट, to review epidemiological surveillance data and identify areas for intervention। रिव्यू करना एपिडेमियोलॉजिकल सर्विलेंस करना डेटा का, और वेरीफाई करना और आइडेंटिफाई करना उन एरियाज को जहां इंटरवेंशंस किए जाए हैं, जो बनाए गए हैं उनको फॉलो किया जा रहा है, उनको इंटरवेंट करना। ओके, नेक्स्ट, to assess and promote improved practice at all levels of the health facility। असेस और प्रमोट, असेस करना, असेसमेंट करना और प्रमोट करना उन हेल्थ प्रैक्टिसेस को हेल्थ फैसिलिटी के अंदर जो इम्प्रूव की गई हैं या दोबारा से बनाई गई हैं नए तरीके से। ओके, नेक्स्ट, टू एंश्योर एप्रोप्रिएट स्टाफ ट्रेनिंग इन इन्फेक्शन कंट्रोल एंड सेफ्टी। जो वहां का स्टाफ है उनको एप्रोप्रिएट ट्रेनिंग देना, किसके रिगार्डिंग, इन्फेक्शन कंट्रोल के रिगार्डिंग और सेफ्टी के रिगार्डिंग। ओके, सेफ्टी के रिगार्डिंग कैसे, मान लीजिए आपने किसी को आईएम इंजेक्शन लगाया, ओके, अब आईएम इंजेक्शन लगा के आपने क्या किया, जो निडल का कैप है ना, वो आपने उसको लगाया नहीं, और आपने जो पूरी निडल खुली हुई थी उसके साथ में जो सिरिंज थी उसको आपने पास कर दिया नेक्स्ट सिस्टर को। किसको कर दिया? नेक्स्ट जो सिस्टर है उसको। अब वो जब लगा रही थी तो पता चला वो प्रिक हो गई उसके थंब में। ओके, तो आपको पता होना चाहिए कि किस प्रकार से हैंडलिंग करनी है, किस प्रकार से उसको यूज करना है, राइट टेक्निक्स क्या है उसको डिकम्पोज करने की, डिस्ट्रॉय करने की, वो सभी चीजें आपको क्लियर पता होना चाहिए, ठीक। इस ट्रेनिंग ऑफ स्टाफ। ओके, नेक्स्ट, टू रिव्यू रिस्क एसोसिएटेड विथ न्यू टेक्नोलॉजीज। ऐसी रिस्क को रिव्यू करना या रिस्क को पता लगाना जो संबंधित है किन चीजों से, जो नई टेक्नोलॉजी आ रही है ना, नए जो इन्फेक्शन है या नई कोई भी डिजीज या कोई भी डिवाइस आ रहा है तो उसके द्वारा इन्फेक्शन किस तरीके से फैल सकता है या एक से दूसरे में फैल सकता है उसके बारे में पता करना, ठीक। नेक्स्ट, टू रिव्यू एंड प्रोवाइड इनपुट इनटू इन्वेस्टिगेशन फॉर ऑफ एपिडेमिक्स। रिव्यू करना और पता लगाना, इन्वेस्टिगेशन करना किसके बारे में, एपिडेमिक्स के बारे में। ओके,
कुछ नहीं है, ये रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो इतने ज्यादा इंपोर्टेंट है नहीं है। ओके, नेक्स्ट आईसीटी इंपोर्टेंट है इसमें से, बस इसमें से थोड़ा सा वो पूछ सकता है। इन्फेक्शन कंट्रोल टीम, तो इन्फेक्शन कंट्रोल कमिटी फॉर्म द इन्फेक्शन कंट्रोल टीम। जो आईसीटी था, इन्फेक्शन कंट्रोल कमिटी थी, उसी के द्वारा क्या बनाया जाता है, इन्फेक्शन कंट्रोल टीम जो है बनाई जाती है, जिसका काम होता है इन्फेक्शन को कंट्रोल करना। ठीक है, और रिपोर्ट किसको सबमिट करना बाद में, कमेटी को। ठीक, क्योंकि इन्फेक्शन कंट्रोल जो कमेटी थी वो किस पर बन रही थी, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर। ओके, ठीक। अब देखिए इसमें क्या रहता है एंड, अगर क्लास एंड हो जाती है तो दोबारा ज्वाइन कर लेना। ओके, रीज्वाइन। अब देखिए क्या है आगे, control team which is directly responsible for day-to-day activities in the hospital following measures of ICT। infection control team इन्फेक्शन कंट्रोल ऑफिसर होता है और माइक्रोबायोलॉजिस्ट हो सकता है। ठीक, अगर इन्फेक्शन कंट्रोल ऑफिसर नहीं है तब, और इन्फेक्शन कंट्रोल नर्स रहती है, एपिडेमियोलॉजिस्ट रहता है, क्लिनिकल इंटरेस्टेड इन हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन होता है। ठीक, कौन कौन होता है इन्फेक्शन कंट्रोल टीम के अंदर, इन्फेक्शन कंट्रोल ऑफिसर होता है, अगर इन्फेक्शन कंट्रोल ऑफिसर नहीं है तो कौन होगा, माइक्रोबायोलॉजिस्ट होगा। ठीक, अगर माइक्रोबायोलॉजिस्ट नहीं है तो इन्फेक्शन कंट्रोल ऑफिसर होगा, दोनों में से कोई ना कोई होना चाहिए। इन्फेक्शन कंट्रोल नर्स होनी चाहिए, एपिडेमियोलॉजिस्ट होना चाहिए, और क्लिनिशियन मीन्स डॉक्टर होना चाहिए जो इंटरेस्टेड हो या जिसका। ओके, सभी लोग आ गए। ठीक, और दिस टीम शुड consist of individuals who are specialist in function infection control or contributing to it, may be individuals and scientific and technician role support। कुछ नहीं है, ये उसके फंक्शन है जो इन्फेक्शन कंट्रोल टीम के द्वारा किए जाते हैं। इन्फेक्शन का सर्विलेंस करना, रेगुलर ट्रेनिंग कराना, डेवलप करना और प्लान और नई नई पॉलिसीज को डेवलप करना, एडवाइस करना, कंट्रोल मीजर्स और पीरियडिकली चेक करना उसकी एफिकेसी को, जो प्लान बनाया है वो सही से फॉलो हो रहे हैं या नहीं, प्रिपेयर करना फैक्ट सीट को, जो अवेलेबल डेटा मिल रहा है वो इन्फेक्शन के अकॉर्डिंग वो कैसा है उसको चेक करना, वेरीफाई करना उस डेटा को, आउटब्रेक का मैनेजमेंट करना, अगर कोई आउटब्रेक हो रहा है तो डे टू डे स्टेरिलाइजेशन और डिसइंफेक्शन प्रोसेस को फॉलो अप करना। ठीक है, और रिपोर्ट बैक टू इन्फेक्शन कंट्रोल कमेटी, और दोबारा से रिपोर्ट बनाकर इन्फेक्शन कंट्रोल टीम के द्वारा इन्फेक्शन कंट्रोल कमेटी को सबमिट करना। ओके, ठीक है, समझ में आया कुछ इतने में अभी। सभी लोग अपने स्पीकर म्यूट कर लें।
ठीक है, ये इन्फेक्शन कंट्रोल जो टीम थी उसके वर्क थे। ठीक, नेक्स्ट आता है एजुकेशन एंड ट्रेनिंग ऑफ हेल्थ केयर स्टाफ। जो हेल्थ केयर वर्कर्स हैं उनकी ट्रेनिंग कराना, उनको एजुकेशन देना। तो जो इन्फेक्शन कंट्रोल टीम है उसको क्या क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए? पहले तो ये काम करना चाहिए कि ऑर्गेनाइज करनी चाहिए, रेगुलर ट्रेनिंग प्रोग्राम्स तैयार रखने चाहिए स्टाफ के लिए। उन्हें इन्फेक्शन कंट्रोल की टेक्निक्स बतानी चाहिए, इन्फेक्शन कंट्रोल के प्रोटोकॉल्स हैं उनके बारे में उन्हें समझाना चाहिए। ओके, दूसरा क्या है, उनको प्रोवाइड करना चाहिए कि पीरियोडिक रीट्रेनिंग कराई जाए, उनकी ओरिएंटेशन कराया जाए स्टाफ का कि किस तरीके से वो इन चीजों को फॉलो अप करें और इनको आगे फॉलो करें। ठीक, नेक्स्ट, असिस्ट करनी चाहिए ट्रेनिंग, जो उनकी नीड क्या है, किस प्रकार की ट्रेनिंग स्टाफ को चाहिए, उस ट्रेनिंग को पता करें और उनको वो ट्रेनिंग कराई जानी चाहिए। ठीक, रिव्यू लेना चाहिए, इम्पैक्ट ऑफ ट्रेनिंग, जो ट्रेनिंग कराई गई है उसका रिव्यू लेना चाहिए कि वो उनको जो ट्रेनिंग दी है उससे उन्हें कुछ बेनिफिट हो रहा है या नहीं, उन्होंने कुछ उस ट्रेनिंग से सीखा है या नहीं। ओके, ये इन्फेक्शन कंट्रोल टीम को क्या है, एजुकेशन और ट्रेनिंग जो हेल्थ केयर स्टाफ है, जो हेल्थ केयर वर्कर्स है उनको दी जाती है, वो काम है। ओके, अब नोसोकॉमियल इन्फेक्शन का सर्विलेंस करना। कोई मुझे बताएगा सर्विलेंस कितने टाइप के होते हैं? मैंने पढ़ाया था। टू टाइप्स के कौन कौन से थे? एक्टिव, पेसिव और सेंटिनल। अच्छा, मलेरिया सर्विलेंस किस प्रकार का सर्विलेंस होगा? एक्टिव होगा। अच्छा, किस सर्विलेंस के अंदर हम घर टू डोर जाकर हम डेटा कलेक्ट करते हैं? एक्टिव। किस सर्विलेंस के अंदर हम वेट करते हैं रिपोर्ट का? पेसिव का। ठीक है, किस, अच्छा बताइए, डॉट्स डॉट्स का, डॉट्स के टीबी का कोई पेशेंट है जो डॉट्स का इलाज ले रहा है तो वो किस प्रकार का सर्विलेंस में आएगा? पेसिव में आएगा। जब भी सैंपलिंग सैंपलिंग की नॉन रैंडम और रैंडम टेक्निक्स यूज की आती है तो वो किस प्रकार का सर्विलेंस होता है? सेंटिनल। क्लियर है? मतलब जो पहले पढ़ाया है वो याद है कि भूल गए? याद है ना? मतलब जो पढ़ा रहे हैं तो समझ में आ रहा है, इतना कंफर्म हो गया है ना? चलिए, ठीक। अब देखिए इसमें कुछ है नहीं है, कोई भी इंपॉर्टेंट चीज नहीं है इसके अंदर अभी। अब हम नेक्स्ट यूनिट अपनी स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, स्टार्ट करें। आज हम कौन सा ब्लॉक स्टार्ट करने वाले हैं? हमारा फर्स्ट ब्लॉक कंप्लीट हो गया। हेलो, हमारा फर्स्ट ब्लॉक कंप्लीट हो गया जिसमें 6 यूनिट्स थी। ओके, अब हम पढ़ने वाले हैं ब्लॉक सेकंड। ठीक है, कौन सा ब्लॉक पढ़ने वाले हैं हम? ब्लॉक सेकंड, जिसमें हम मेनली किस चीज के बारे में बात करेंगे? अच्छा, कोई ऐसा व्यक्ति है जिसने आज से पहले कभी न्यूट्रिशन शब्द ही नहीं सुना? सबने सुना है ना? तो पहला हमारा जो पहली यूनिट यूनिट फर्स्ट है, जो ब्लॉक सेकंड की यूनिट फर्स्ट है, उसमें हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन, पढ़ेंगे न्यूट्रिशन का और न्यूट्रिशनल असेसमेंट की कुछ टेक्निक्स पढ़ेंगे। ओके, तो ठीक है, तो पहले में तो कुछ है नहीं, इसमें कुछ भी नहीं है। ठीक है, हम ऑब्जेक्टिव्स हम नहीं पढ़ते, ऑब्जेक्टिव से हमें कोई मतलब नहीं है। हम कहाँ से पढ़ेंगे? हम पढ़ेंगे कंसेप्ट ऑफ न्यूट्रिशन के बारे में। ठीक है, अब फूड क्या है? अगर वो आपसे, अगर वो पूछे आपसे कि
एनीथिंग विच नरिशेस द बॉडी इज कॉल्ड, कोई भी चीज, कोई भी वस्तु जो आपकी बॉडी को पोषण देती है, आपकी बॉडी को बनाती है, उसको एनर्जी देती है, उसको क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं उसे? न्यूट्रिशन नहीं बोलते उसे, फूड बोलते हैं। एनीथिंग दैट नरिशेस द बॉडी इज कॉल्ड फूड। ओके, नेक्स्ट, फूड में इंक्लूड्स, फूड किस तीन टाइप का होता है हमें पता है, सॉलिड, सेमी सॉलिड और लिक्विड, ये पता है सबको? ओके, कुछ नहीं है इसमें, आगे ऐसी चीजें अभी तो। और हेल्थी है फूड, हेल्प अस टू प्रोडक्ट, और फूड का मेन मुख्य क्या हेल्प करता है वो? प्रोडक्शन ऑफ हीट एंड एनर्जी फॉर आवर डेली एक्टिविटी। ठीक है, जो फूड है वो क्या काम करता है? हमारी बॉडी में एनर्जी, हीट को प्रोड्यूस करता है, और एनर्जी प्रोड्यूस करता है, और उस एनर्जी को हम कहाँ यूज करते हैं? डेली एक्टिविटीज को करने में। ठीक है, और इसके साथ ही ये हेल्प करता है ग्रोथ को, ग्रोथ करने में, रिपेयर और मेंटेनेंस आवर बॉडी टिश्यूज। ओके, ग्रोथ करने में, डेवलपमेंट करने में, और अगर जो बॉडी में जो टूट फूट होती है उसको मेंटेनेंस या रिपेयर करने में भी जो हमारा फूड है वो मदद करता है। ओके, अब बात आती है न्यूट्रिशन। अब वो पूछ ले, द साइंस ऑफ फूड एंड इट्स रिलेशनशिप ऑफ टू हेल्थ इज कॉल्ड, द साइंस ऑफ फूड एंड इट्स रिलेशनशिप टू हेल्थ इज कॉल्ड, ऑप्शन देगा वो, फूड, न्यूट्रिशन, फूड, न्यूट्रिशन, एनर्जी, माल न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन एक प्रकार का साइंस होता है, एक विज्ञान है जिसमें हम फूड और उसका बॉडी के साथ क्या संबंध है उसके बारे में स्टडी करते हैं, हेल्थ के साथ क्या संबंध है उसके स्टडी करते हैं। ओके, थ्री प्रोसेस आर इन्वॉल्व इन द यूटिलाइजेशन ऑफ फूड, फूड को यूटिलाइज करने की तीन प्रोसेस होती हैं। ठीक है, कौन कौन सी होती हैं? इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन। क्या हो गया? किसी किसी को कोई दिक्कत है क्या? ओके, तो फूड को यूटिलाइज या यूटिलिटी के लिए मेनली तीन प्रोसेस होती है, कौन कौन सी होती है? इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन। इंजेशन का मीन्स क्या होता है? एनीथिंग दैट दैट इनटेक बाय द माउथ इज कॉल्ड इंजेशन। ओके, कोई भी चीज जो मुंह के द्वारा खाई जा रही है उसे हम इंजेशन बोलते हैं, खाना। ओके, डाइजेशन का मीन्स होता है आफ्टर इंजेशन फूड इज डाइजेस्टेड टू मेक इट एब्जॉर्बेबल, इट इज अचीव्ड बाय एंजाइम्स प्रेजेंट इन आवर माउथ, स्टोमक एंड इंटेस्टाइन। अब डाइजेशन का मीन्स है जो खाना खाया है अब एंजाइम्स में मिल गया और टूटने लगा, ब्रेक डाउन होने लगा। ठीक है, किसमें? कार्बोहाइड्रेट अलग हो गए, प्रोटीन अलग हो गई, फैट अलग हो गए, विटामिन अलग हो गए, दैट इज कॉल्ड डाइजेशन। ओके, ब्रेक डाउन ऑफ फूड। जब आप बोलस खाते हो, बोलस मीन्स जो आप खाने का जो टुकड़ा खा रहे हो, बोलस खा रहे हो, उसके अंदर सारे कंपोनेंट रहते हैं कि नहीं? इंजेशन किया तब सारी चीजें थी, जब आपने अंदर उसके बाद डाइजेशन हुआ तो आपने बोलस ब्रेक डाउन हो गया। क्या हो गया? ये ब्रेक डाउन हो गया किस किस में? कार्बोहाइड्रेट में,